सभी बच्चों को नमः संस्कृताय। संस्कृत सुपर टेट के लिए संस्कृत पढ़ रहे थे। संस्कृत में हम लोग संधि पढ़ रहे थे और संधि में हम लोगों ने 2 वीडियो पढ़ लिए हैं। उसमें कि संधि का बायोडाटा या फिर संधि कितने प्रकार की होती है। संधि प्रकार में हम लोगों ने दीर्घ संधि और गुण संधि, वृद्धि संधि, 3 संधि पढ़ ली थी। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि वृद्धि संधि के आगे कौन सी संधि होती है और उसके क्या नियम होते हैं। तो हम लोग दीर्घ, गुण और वृद्धि 3 संधियां पढ़ चुके थे। कौन कौन सी? दीर्घ, गुण, वृद्धि 3 संधि पढ़ ली थी। दीर्घ का सूत्र था अकः सवर्णे दीर्घा और गुण का सूत्र था आद गुणः और वृद्धि संधि का सूत्र था वृद्धि रेचि। क्या सूत्र था? वृद्धि रेचि। अब हम लोग पढ़ेंगे यड़ संधि। ठीक है, उसके आगे पढ़ेंगे यड़ संधि। यड़ संधि ये आपकी स्वर संधि में चौथी संधि है। स्वर संधि में चौथी संधि है। ठीक है, यड़ संधि। तो इसका सूत्र है, यड़ संधि का सूत्र है, यड़ संधि का सूत्र क्या है? सूत्र है इको यड़चि। सूत्र है इको यड़चि। सूत्र क्या है? इको यड़चि। तो इसका सूत्र पूछा जाए तो इको यड़चि। इको यड़चि किसका सूत्र है? यड़ संधि का। ठीक, ऐसा आपको पता चल गया। तो इसके भी 4 नियम है। नियम ये है, यहाँ पे 2 प्रत्याहार हैं। जैसा कि आपको पता होता है कि जो सूत्र होते हैं इसमें प्रत्याहार के द्वारा संधि का जो एक्सप्लेन है वो किया जाता है, संधि को व्याख्यात किया जाता है। ठीक है, संधि का एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ 2 प्रत्याहार हैं, एक प्रत्याहार है और एक यड़ प्रत्याहार है। ठीक, तो एक में आपके कितने वर्ण आते हैं? एक में 4 वर्ण आते हैं, ई, उ और ऋषि और लिरि। ठीक, क्या क्या आते हैं? ई, उ, ऋषि, लिरि। एक में 4 वर्ण आते हैं, जैसे कि अयुण ऋलक का 2 सूत्रों से बना है एक, लेकिन आ छोड़ दिया जाता है। ई, उ, ऋषि, लिरि 4 वर्ण एक प्रत्याहार में आते हैं। और यड़ में भी 4 आते हैं। कौन कौन से 4 आते हैं? या आता है और वा आता है, रा आता है और ला आता है। ठीक है, ये 4 वर्ण यड़ प्रत्याहार में आते हैं और ये 4 वर्ण इक प्रत्याहार में आते हैं। ऐसा आपने जान लिया। तो मैंने ऐसा लिखा ताकि आपको इसे समझाने में और आपको मतलब मुझे समझाने में और आपको समझने में दोनों तरह से आराम हो जाए, आसानी हो जाए। तो ये यहाँ 4 नियम हैं। चारों नियम मैंने एक साथ लिख दिए और एक ही साथ आपको बता देंगे। ये कह रहे हैं कि अगर ई के बाद कोई असमान स्वर आए, कैसा स्वर आए? असमान स्वर आए। जबकि अभी तक क्या था? अभी तक ये था कि जैसा कि आपको फिक्स था कि ई के बाद ई आ सकता है या फिर ई के बाद ऊ आता है, आ के बाद ए आता, इस तरह से जो भी रूल थे वो आपको बताए थे। यहाँ कोई मतलब है तो स्वर, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि ई के बाद ये चीज आए, ये स्वर आए। तो यहाँ देख रहे हैं ई के बाद कोई असमान स्वर आए। ठीक, कोई भी स्वर हो बट ई ना हो। ठीक है, ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ये जो ई है, ई का आधा या बन जाता है। वही जो यड़ में बड़ थे वही होंगे। यहाँ पे मैंने दोबारा से लिख रहे हैं अभी। तो ई के बाद कोई असमान स्वर आएगा, ई का आधा या हो जाएगा। ठीक है, ई का आधा या हो जाएगा, अर्थात हलंत्यम वाला या हो जाएगा। ऊ के बाद कोई असमान स्वर आएगा, ऊ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ऊ का आधा वा हो जाता है। ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ऊ का आधा वा हो जाता है। ठीक, ऐसे याद रखेंगे। तो ई का या होता है और ऊ का वा होता है। ऋषि के बाद कोई असमान स्वर आए, ऋषि के बाद कोई असमान स्वर आए तो ऋषि का आधा रा होता है। ऋषि का आधा क्या होता है? ऋषि का आधा रा होता है। ऋषि का आधा रा होता है, ऊ का आधा वा होता है, ई का आधा या होता है। 3 बता दिया आपको। लरा के बाद, लिरी के बाद कोई असमान स्वर आए तो लिरी का आधा ला होता है। ऐसे ये 4 नियम हैं, अलग अलग बताते। इससे अच्छा है एक बार में आपको नियम बता दिए, अब उदाहरण बता देंगे। ठीक,
तो इसका जैसे उदाहरण हो सकता है प्रति प्लस एक, क्या हो जाएगा, प्रति प्लस एक। देखो कैसे, ई के बाद ए आया, स्वर है, स्वर संधि है। आपसे पूछा जाए स्वर व्यंजन विसर्ग में कौन सी संधि ये है, तो आप बताएंगे यहाँ स्वर का मेल हो रहा है तो स्वर संधि है। तो यहाँ क्या है कि ई के बाद असमान स्वर आई, तो ई जब यहाँ से निकल गई तो ता कैसा रह गया, आधा। ता कैसा रह गया, आधा। ठीक है, आधे को आप इस तरह से बना सकते हो। ई का या हो गया, वो भी कैसा, ऐसा, जैसा कि यहाँ लिखा था या। तो ये शब्द हमारा इस तरह से कुछ मिला। तो इससे आप संस्कृत व्याकरण में या फिर हिंदी व्याकरण में किस तरह से लिखते हैं वो तो आपको पता ही है। इसके बाद कोई स्वर नहीं है तो ऐसा ही आधा ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद स्वर है तो ये स्वर हमें या को मात्रा लगा देगा, पूरा कर देगा, शब्द बन जाएगा प्रत्येक। एक मिनट, शब्द क्या बन जाएगा, प्रत्येक। ठीक है, तो प्रति प्लस एक, प्रत्येक कौन सी संधि है, यड़ संधि। कौन सी संधि है, यड़ संधि। किस सूत्र से यड़ संधि होती है, इको यड़ची सूत्र से। क्या सूत्र से, इको यड़ची सूत्र से। जैसे कि अगला इति, इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। ई के बाद आ, तो जो आ है वो किस पे लगेगा, या पे, क्योंकि ई का तो या बन गया और इसके साथ जो है वो आधा रह जाता है। इसके साथ जो है वो आधा रह जाता है। ठीक है, इत्यादि क्या हो जाएगा, इत्यादि। आगे देखते हैं, जैसे कि एक उदाहरण है, ये पूछा जाता है यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि। दा में क्या है, ई, दा में ई, तो दा रह गया आधा और ई का बन गया या, आगे ऐसा लिखा है, आप देख पा रहे, यही तो परिवर्तित करके हमें शब्द मिले। तो आपने देखा कि शब्द क्या बन गया, ऐसा, और इस आ को इसने पूरा किया इस तरह से। लेकिन आपको पता होता है, क्या पता होता कि जब दा और या एक साथ होते हैं तो ये दूसरी तरफ से इस तरह से भी लिखे जाते हैं, दा और या, दा और या। ठीक, इस तरह से। यद्यपि क्या हो जाएगा, दा आधा है, ऊपर हो जाएगा, और या हमारा पूरा है, ये नीचे हो जाएगा। तो या तो यद्यपि ऐसे लिखा हो या ऐसे, दोनों ही सही हैं। यदि प्लस अपि क्या हो जाएगा, यद्यपि। क्या हो जाएगा, यद्यपि। ठीक है, यद्यपि साफ करके लिख देते हैं, यद्यपि, इस तरह से। ठीक है, तो यदि प्लस अपि, यद्यपि, इति प्लस आदि, इत्यादि, और प्रति प्लस एक, प्रत्येक। आगे देखो, और बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन आपका मैंने बताया नियम यही होगा। नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन, ई के बाद अलग स्वर आया, ई का या बन गया और ना कैसा रह गया, आधा। या पे क्या लग जाएगा, बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, न्यून। ऐसे बहुत उदाहरण हो सकते हैं, बट आपको नियम यही होता कि ई के बाद कोई भी स्वर आए तो ई का या बनता है, या पे जो स्वर आगे होता है वो उसके मात्रा के रूप में लग जाता है, और जो यहाँ जिसके साथ ई होती है वो आधा रह जाता है। तो जब भी आपको आधे वर्ण दिखाई दे तो अधिकांशतः यड़ संधि होती है इको यड़ची सूत्र से। अगले उदाहरण देखेंगे, जैसे लिखा हो बधू, बधू प्लस आगमन, बधू प्लस आगमन। ठीक, ऊ के बाद असमान स्वर आया, ऊ के बाद ऊ नहीं आया। अगर ऊ के बाद ऊ आ जाता तो दीर्घ संधि का नियम हो जाता। ऊ के बाद अलग स्वर आया, ऊ का हुआ बन गया, धा कैसा रह गया, आधा। हुआ पे आ का डंडा लग गया, क्योंकि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये आ है। बध्वा गमन, शब्द क्या बन गया, बध्वा गमन। ठीक है, तो कैसे बन गया, यही कि धा से ऊ निकल गया, ऊ का हुआ बन गया आधा, इस आधे हुआ को आ ने पूरा कर दिया, धा रह गया आधा। तो आपको दिखाई दे रहा कि इस तरह से बन गया। सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम, ऊ का हुआ, सा कैसा रह गया, आधा, सा कैसा रह गया, आधा।
स्वागतम, स्वागतम। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि कोई भी जैसे ऊ का वा हो गया और ई का या हो जाता है, ऊ का वा और ई का या हो, ई का या ऊ का वा हो जाता है। एक उदाहरण और लिख दे रहे, गुरु प्लस आदेश, गुरु प्लस आदेश क्या हो जाएगा, गुरु प्लस आदेश क्या हो जाएगा, ऊ का वा हो गया, ऊ का वा रा आधा रह गया। तो आधे रा जैसा कि मैंने पहले भी बता दिया था, तो कैसे, या तो कोई भी वर्ग पर ऊपर चला जाता, नीचे चला जाता, इसका उसका क्रम होता है। तो गुरु प्लस आदेश, गुरुवादेश, ऐसा बहुत बार पूछा गया कि इसमें कौन सी संधि है। तो गुरुवादेश में यड़ संधि है इको इड़ची सूत्र से। गुरुवादेश में कौन सी संधि है, यड़ संधि है इको इड़ची सूत्र से। ठीक है, तो आपने देख लिया कि दो प्रकार के उदाहरण है, जैसे कि ई और ऊ से इस तरह से शब्द बनेंगे। आपको आधे के बाद या दिखाई देगा, आधे के बाद वा दिखाई देगा, तो आपकी पहचान होगी कि यड़ संधि होगी। ठीक है, यड़ संधि होती है। जैसे लिखा हो, क्या लिखा हो, अगला उदाहरण, मात्र प्लस आदेश, मात्र प्लस आदेश। ठीक है, आदेशा लिख दो, मात्र प्लस आदेशः। तो ऋषि, ऋषि के बाद असमान स्वर आया, ऋषि का रा बन गया, ऋषि का क्या बन गया, रा, और इसके साथ ता आधा है और ऋषि है, तो आधा ता हमारा इस तरह बन गया और ऋषि का जो रा बन गया था वो उसके साथ आ लग गया और हो गया मात्रा देश, मात्रा देश। अब आपको पता होता है कि जो संस्कृत व्याकरण है इसमें ता और रा से एक संयुक्त व्यंजन बन जाता है, तो इसको दूसरी तरह से इस तरह से भी लिखा जाता है, मात्रा देशः, मात्रा देशः। जैसा कि ता और रा से त्रा बनता है, तो या तो आप इस तरह लिखें या फिर इसका संयुक्त रूप त्रा बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे पितृ, पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेशः, तो वही उसी तरह से दो प्रकार से बन सकता है। शब्द तो सही इस तरह बनेगा पित्रादेशः, लेकिन आप इस शब्द को दूसरी तरह से लिख सकते हैं, इसका संयुक्त रूप देके पित्रादेशः। क्या लिख सकते हैं, पित्रादेशा। तो इस पर आपने देखा कि हमारे जो यड़ संधि के उदाहरण हैं उसमें ई का या, ऊ का वा, ऋषि का रा बनते हैं। क्या बनते हैं, ऋषि का रा बनते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि 3 नियम यहाँ हो गए, जबकि आपको कितने नियम बताए गए, 4 नियम बताए गए। कितने नियम बताए गए आपको, 4 नियम बताए गए हैं। अगला देखेंगे, अगला आपका उदाहरण हो सकता है, यहाँ लिख दे रहे, जैसे कि उदाहरण होगा लरा प्लस आकृति। क्या हो सकता है, लरा प्लस आकृति, ये उदाहरण बहुत पूछा जाता है। लरा प्लस आकृति, लरा का क्या बनता था, ला, ला को आ मिलता है तो शब्द पूरा हो जाता है लाकृति, लाकृति। ऐसा पूछा जाता है कि लाकृति में, ये संस्कृत में होता है, सिर्फ हिंदी में नहीं होता है, लाकृति में कौन सी संधि है या इसका विच्छेद किस तरह होगा। तो लाकृति में संधि का नाम पूछे तो यड़ संधि, और लाकृति का विच्छेद तो ला प्लस आकृति होगा, ना कि ला प्लस आकृति करके दीर्घ संधि नहीं हो सकता है। ठीक, लरा प्लस आकृति। अगला उदाहरण देखेंगे, जैसे लिखा हो लरा प्लस आदेश, लरा प्लस आदेशः, लरा प्लस आदेशः, लरा का ला हो गया ला देशः, ला देशः। ठीक है, लरा प्लस आज्ञा, लरा प्लस आज्ञा, लरा प्लस आज्ञा क्या हो जाएगा, लाग्यः, लाग्यः, लाग्यः। संस्कृत पढ़ते हैं इसलिए विसर्ग लगा देते हैं, अगर लगी है तो लगा देंगे, नहीं लगी तो नहीं लगाएंगे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो आपने देखा कि यड़ संधि का सूत्र इको इड़ची, और इसमें 4 नियम है। ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई का आधा हुआ या हो जाता है, ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए
तो ऊ का आधा वा हो जाता है। ऋषि के बाद कोई असमान स्वर आए तो ऋषि का आधा रा हो जाता है, और लिरी के बाद कोई असमान स्वर आए तो लिरी का आधा ला हो जाता है। इस तरह से आपने उदाहरण देख लिए। अगर आपको पहचान थोड़ी सी इसकी सही से बनानी है कि इसको कैसे पहचान सकते हैं, तो आपने देखा किसी आधे के बाद या हो, 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 ठीक है। आधे के बाद वा हो, आधे स्वर के आधे व्यंजन के बाद, मतलब कि व्यंजन के बाद वा हो, व्यंजन यहाँ रा था, आधा हुआ है, इसीलिए इसको पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते। बच्चे सोचते हैं गुर्व आदेश कोई दीर्घ संधि जैसा बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे गुर्वादेश में यड़ संधि होती है। आधे के बाद रा, आधे के बाद रा। यहाँ आपको दिख रहा है आधा बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इससे पहले कुछ हुआ वर्ण नहीं है, ठीक है। ज्यादातर इसमें यही उदाहरण पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यही लिख दिए। तो ला आकृति, लाकृति, ला आदेश, लादेश, ला आज्ञा, लाग्ञा, ये उदाहरण देखने में दीर्घ संधि जैसे लगते हैं, इसलिए ये अधिकांशतः अधिक पूछे जाते हैं। तो ये सभी उदाहरणों में यड़ संधि है कि सूत्र से, एको यड़ची सूत्र से। तो आपने देखा कि यड़ संधि पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं आगे अयादि संधि, ठीक है। कौन सी संधि पढ़ेंगे? अयादि संधि। आपके लिए थोड़ा सा समय दे देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पढ़ेंगे अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि संधि। एक बार सूत्र दोहराएंगे जब तक। दीर्घ संधि का सूत्र अकः सवर्णे दीर्घा, गुण संधि का सूत्र आद गुणहा, वृद्धि संधि का वृद्धि रेची, और यड़ संधि का इको यड़ची, और अयादि संधि का पढ़ेंगे अब। अयादि संधि का अब सूत्र पढ़ेंगे, ठीक है। अयादि संधि। कौन सी संधि? अयादि संधि। अयादि संधि। अयादि संधि सूत्र है, सूत्र क्या है? सूत्र है एचो अय वा या वह। सूत्र क्या है? एचो अय वा या वह। एचो अय वा या वह। एक से दो बार पढ़ेंगे, सूत्र याद हो जाता है। अयादि अय लिखा, ऐसा अय, यहाँ भी अय। ये कैसा आ है? पूर्व रूप आ है, अवग्रह चिन्ह इसको कहा जाता। ऐसा अभी आगे बताएंगे आपको, ठीक है। एचो अय वा या वह। तो आपने देखा ये तो इसका सूत्र है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसी सूत्र में प्रत्याहार के द्वारा पूरा एक्सप्लेन छुपा होता है, पूरी व्याख्या छुपी होती है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे एक प्रत्याहार है एच। कौन सा प्रत्याहार है? एच प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार के द्वारा यहाँ इसमें चार स्वर आते हैं, चार वर्ण आते हैं। ए ओ और अय और औ, ये चार स्वर आते हैं आपके एच प्रत्याहार में। किस प्रत्याहार में आते हैं? एच प्रत्याहार में आते हैं। तो जैसा कि अभी यड़ संधि में पढ़ा था, वैसा ही ऐसा है कि पहले ई उ ऋषि लिरी थे यड़ संधि में। यहाँ ये चार स्वर हैं, ए ओ अय औ, ठीक है। ए ओ अय और औ। तो ये कह रहे अगर ए के बाद कोई असमान स्वर आए, फिर भी असमान स्वर आएगा। कैसे? ए के बाद ए ना हो और कोई भी स्वर हो। ए के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो इस ए का अय हो जाता है। सिर्फ इस ए का। अगर आपको इसको परिभाषा लिखनी हो तो कहते ए के बाद कोई असमान स्वर आए तो अय हो जाएगा, ओ के बाद असमान स्वर आए अ हो जाएगा, इसका आय हो जाएगा और इसका आव हो जाएगा, ठीक है। दोनों में यहाँ परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ सिर्फ पहले वाले वर्ण में परिवर्तन होगा। तो आपको पता चल गया कि ए के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो अय हो जाएगा, और ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो अव हो जाता है।
अब हो जाता है। जैसा कि वहां भी हलंत वाला हो रहा था और ये आपका दूसरा है, ये भी हलंत वाला ही होगा। और यहाँ तो आपको पता है कि स्वर हमारे कोई हलंतम नहीं होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते, पूर्ण होते हैं। और आई के बाद कोई असमान स्वर आए तो आय होता है। क्या होता है? आय होता है। आई के बाद कोई असमान स्वर आए तो आई का आय होता है। और औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो औ का आव होता है। क्या होता है? औ का आव होता है। ये 4 नियम इसमें हैं। और ऐसे ही कुछ ई उ ऋषि ऋ 4 नियम हमारे यड़ संधि में थे। तो नियम से अगर पूछा जाए तो इस तरह से ही बताएंगे। ए के बाद कोई असमान आय, ओ के बाद कोई असमान स्वर आए, अब आई के बाद आय और औ के बाद आओ। अब हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण कैसे होते हैं? जैसे उदाहरण लिखे हों, इसके उदाहरण बता रहे। सबसे पहले जैसे लिखा हो ने प्लस अनहा, ने प्लस अनहा। क्या लिखा हो? ने प्लस अनहा। तो जैसा कि अगर समझना चाहें तो ना के साथ ए है, ना के साथ ए है, विच्छेद करने पर हमें ना के साथ क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। तो हमारा ना इस तरह से रह गया और ए का आय हो गया, सिर्फ ए आय में बदलेगा और आगे वाला जैसा का वैसा ही बना रहेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? शब्द क्या बनाएंगे? ना को ये पूरा करेगा, इसको ये पूरा करेगा, शब्द बन जाएगा नयनहा। सॉरी, नयन नपुंसक लिंग होता है तो अनम कर देंगे तो नयनम बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो अनम करके नयनम कर लेंगे क्योंकि नेत्र नपुंसक लिंग में आता है तो यहाँ विसर्ग नहीं लगाई जाएगी। तो कैसे हो गया? ए का अय हो गया और इस तरह से हमारा ना या न, ना या न, हिंदी में यही रहेगा। लेकिन संस्कृत में अगर ऐसे लिखा है या फिर माँ बना है, हलंत बना है, तो आप जानते हैं बना सकते हैं, बहुत सरल बात होती है। अगला देखेंगे, जैसे लिखा हो, इसका देख लेंगे। इसका पो प्लस अनम, पो प्लस अनम, वही सेम। क्या? ओ का अब हो गया, पा आधा, ओ का अब इस तरह से और अनम, शब्द क्या बन जाएगा? पा ब नम, पा ब नम। ठीक, बहुत सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं कि किस तरह से ये विच्छेद हो जाएगा। ओ का आओ, बच्चे नहीं जान पाते हैं कि यहाँ अयादि संधि है, नयनम, क्योंकि यहाँ कहीं ए नहीं दिख रहा है, पवनम, कहीं ओ नहीं दिख रहा है। पवनम का विच्छेद पो प्लस अनम बहुत कम लोग कर पाते हैं, तो इसलिए याद रखेंगे जब भी वा और या दिखे तो ए बनाएंगे और वा दिखे तो ओ करके विग्रह करेंगे। ये विग्रह बहुत पूछा जाता और इनका नाम भी बहुत पूछा जाता। जैसे जैसे हम संधि में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं और जो अब लेवल है वो थोड़ा अधिक हो गया तो अच्छे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसका उदाहरण। नई प्लस अकहा, यहाँ हो जाएगा विसर्ग, नई प्लस अकहा। ठीक है, तो क्या हो गया? नई ना आधा और आई का हो गया आय, आई किस में बदल गया? आय में। और अकहा तो आप खुद बना लेंगे बहुत अच्छे से क्योंकि आप तो होशियार हो चुके हैं। तो ना कैसा हो गया? बड़ा हो गया। और या कैसा रहा? इस तरह से। और शब्द मिल गया हमें नायकहा। क्या मिल गया? नायकहा। तो इस तरह से जो भी उदाहरण होंगे वो इसी तरह से बनाए जाएंगे। इस तरह का आगे वाला उदाहरण देखेंगे। पऊ प्लस अकहा, पऊ प्लस अकहा, पा आधा, औ का जैसा ये लिखा है आव, औ का आव, और आगे वाला शब्द हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा। पा वा कहा, पा वा कहा, शब्द क्या मिल गया? पाव कहा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी उदाहरण होंगे वहां क्या दिखाई देगा? वा या। अब ये देखेंगे आगे वाला अक्षर हमारा छोटा है तो हम ए लगाएंगे, आगे वाला अक्षर बड़ा है तो आई की शुरुआत में जब विच्छेद करेंगे तो आई करेंगे। ओ वा के पहले छोटा है तो ओ कर देंगे पो,
और वा के पहले बड़ा है तो पऊ कर देंगे। ठीक, ऐसा पहचानने के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। और उदाहरण इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं। अब कुछ उदाहरण हम और लिखते हैं इसी में, जो थोड़े से इनसे अलग होंगे, पूछे जाने वाले उदाहरण होते हैं। जैसे कि पो प्लस इत्र, अब वहां से थोड़े अलग हैं, पो प्लस इत्रहा। ठीक है उसी तरह से ओ है तो वा बनेगा, क्या बनेगा, वा, और वा पे इस ई की मात्रा लग जाएगी तो शब्द बन जाएगा पवित्रहा। ऐसे पूछ ले जाते हैं कि इस पवित्रा की संधि विच्छेद करो या फिर कौन सी संधि है। जैसे लिखा हो भौ, भौ प्लस उकहा, भौ प्लस उकहा, औ है तो पहला अक्षर क्या होगा, भा हमारा बड़ा हो जाएगा, भा, वा पे ऊ की मात्रा बनाना सिखा रहे, वा पे ऊ की मात्रा बहुत सरल तरीके से, भौ उकहा भा बुकहा, हा बुकहा। ठीक है, नौ, नौ इकहा, नौ इकहा, नौ बड़ा है ना, क्या बनेगा, वा पे ई की मात्रा ना विकहा, ना विकहा। ठीक है, ना विकहा। एक यहाँ पे मैं एक लिख रही हूं, वालका, वालका वफी, वालका वपी, इसकी संधि विच्छेद करनी है। वालका वपी, ये आया हुआ क्वेश्चन है टेट, सुपर टेट का। वालका वपी में संधि विच्छेद बताओ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे अभी तक एक ही एक अक्षर मिले हैं, इसलिए मैंने ये उदाहरण लिखा है। तो आपको कैसे इसका विच्छेद करना होगा, कैसे सही कर पाएंगे। तो आपने देखा कि बालक अवपी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। दीर्घ संधि में आपका मैंने बताया था दोनों शब्द का कोई अर्थ होना चाहिए, यहाँ सही नहीं बन रहा है। तो आप देखेंगे कि इस आ के बाद हुआ है तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे हम आ ले लें, और ये तो आओ शब्द मिला हमारा, क्या मिला, आओ। और आओ कहाँ होता है आपको पता, आओ जब औ हो जाता है तो आओ बनता किस संधि में, अयादि संधि में। तो नाम अगर पूछा जाए तो इस तरह से निकाल लेंगे कि हमारी अयादि संधि है। तो आप क्या करेंगे, हमें औ बनाना है तो हमने बना दिया औ, बालकऊ। अब इस वा के साथ जो स्वर है, क्या है, वा के साथ आ है, क्योंकि स्वर वा पे वही लगता है जो आगे होता है। बालकऊ प्लस अपि बालका वपि, बालकऊ प्लस अपि बालका वपि। ठीक है, तो इस तरह से आपके कुछ उदाहरण हो गए और आपको नियम बता दिया कि ऐसे कुछ उदाहरण आते हैं, नियम आते हैं। आपको विच्छेद देके क्या शब्द बनेगा, तो शब्द बनाना बहुत आसान है। इससे आगे वाला शब्द बड़ा कर लेंगे, मतलब अगर ऐसा तो बड़ा और इस तरह से छोटा, और आगे जो है अगर ई है तो या पे लगा देंगे और ऊ है तो वा पे लगा देंगे। ठीक है, इस तरह से। जैसे एक शब्द नायक है, अगर गायक लिखा हो, क्या लिखा हो, गायक लिखा हो, गायक, तो क्या हो जाएगा, गई, गई प्लस अक। ठीक है, गई प्लस अकहा गाय कहा, गई प्लस अकहा गाय कहा। तो आपने देखा कि दो संधि आपने पढ़ ली, वृद्धि संधि, सॉरी यड़ संधि और अयादि संधि। यड़ संधि का सूत्र एको इड़ची, 4 नियम, ई का या, ऊ का वा, ऋषि का रा, और लिरी का ला। ठीक है, और अयादि संधि का सूत्र एचो अय वा या वहा। इसमें भी 4 नियम, ए का अय, ओ का अब, ए आई का आय, औ का आव। इस तरह से उदाहरण आपके अयादि संधि के। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी संस्कृत में आपकी अभी स्वर संधि में और संधियां हैं। ये संधि आपकी थी 5वें नंबर की संधि थी। ये किस नंबर की संधि थी, 5वें नंबर की संधि थी। अभी 3 संधि हम लोगों को और पढ़नी है, पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव। पूर्व रूप, पर रूप और प्रकृति भाव हम अभी आज ही जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ठीक, अगली संधि पढ़ेंगे पूर्व रूप संधि। अगली संधि कौन सी संधि पढ़ेंगे, पूर्व रूप संधि। ठीक है, अगली संधि पूर्व रूप संधि पढ़ेंगे।
पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि ये सिर्फ संस्कृत में होती है, इसीलिए इसे संस्कृत की संधि कहा जाता है। ये हिंदी में नहीं पढ़ाई जाती है, ठीक है। पूर्व रूप संधि हिंदी में नहीं पढ़ाई जाती है। इसका सूत्र है, क्या है सूत्र? एंगः एंगः पदान्ता पदान्ता दति। एंगा पदान्ता दति। एंगः पदान्ता दति। सूत्र क्या है? एंगः पदान्ता दति। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पूर्व रूप लिखा है, संधि का नाम पूर्व रूप, सूत्र का एंगा पदान्ता दति। ये कहते हैं कि एंग में, एंग यहाँ प्रत्याहार है। एंग क्या है? एंग प्रत्याहार है। और एंग में आपके दो वर्ड आते हैं, ए और ओ, ठीक है। ये कहते ए के बाद फिक्स बताया कि आए, ए के बाद आए तो क्या होगा? ए तो ए ही बना रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आए होगा। और ये जो आ है ये इस रहेगा तो आ ही, लेकिन इसका रूप बदल जाएगा। इसीलिए तो इसको कभी कभी जो इसका ऐसा आकार बन जाता है, ये देखो इस तरह से बना है, इस तरह से इसको पूर्व रूप आ कहा जाता है। ये आ इस तरह से बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? जो ऐसे आकार का है इस तरह से बन जाएगा। इसी को पूर्व रूप आ कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व रूप आ, ठीक है। आ का पहले रूप था जो, वो इस तरह से बनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इसी को, ये जो आ है, इसको किस चिन्ह से जाना जाता है, तो आप बताएंगे इसी आ को अवग्रह चिन्ह के नाम से जाना जाता है। अवग्रह चिन्ह, ठीक। क्या चिन्ह? अवग्रह चिन्ह। तो जो आपका ए के साथ आ का अवग्रह चिन्ह और पूर्व रूप बन रहा है, वही आपका ओ के साथ अगर आ जाए, क्या आ जाए? ओ के साथ आ जाए तो ये आ हमारा पूर्व रूप में बदल जाता है। दोनों का एक ही नियम होता है। तो आ कैसा बन जाएगा? ऐसे आकार का। और इस ऐसे आकार को या तो पूर्व रूप आ कहा जाता है या फिर अवग्रह चिन्ह कहा जाता है। एक प्रकार का चिन्ह है, प्रदर्शित कराता है। जैसे उदाहरण से समझेंगे, को प्लस अपी ओ के बाद ए आ गया तो इस पे कोई परिवर्तन नहीं, और ये आ हमारा अवग्रह चिन्ह या फिर पूर्व रूप आ में बदल गया, ठीक है। अवग्रह चिन्ह या फिर पूर्व रूप आ में बदल गया। अगला उदाहरण, हरे प्लस अत्र, ठीक है। ए के बाद आया तो क्या हो जाएगा? हरे अत्र, चिन्ह हमारा अवग्रह का लग जाएगा, पूर्व रूप आ बन जाएगा, ठीक। बिसड़ो प्लस अव, क्या हो जाएगा? बिसड़ो अव, ठीक है। हरे प्लस अव, ठीक। हरे अव। इसी तरह से उदाहरण मिलेंगे और आपसे पूछा जाएगा। देखो पूछने का तरीका क्या क्या होता है, या तो ये शब्द देके आपसे इसमें नाम क्या है, तो अगर आपको इस तरह का आ दिखाई देता तो तुरंत पूर्व रूप संधि कह देंगे संस्कृत में। और अगर ऐसा देके इस तरह पूछे तो इस आ को जो पूर्व रूप यहाँ लिया है ये साधारण आ बना देंगे। कितना आसान, ठीक है। इससे आसान और क्या हो सकता। अगर ऐसा और इधर से पूछा जाए ये देके ये, तो इस आ को पूर्व रूप बना देंगे, ठीक है। दोनों नियम यहाँ पे आपको सरल समझ में आए होंगे। बहुत ही सरल हैं और बहुत ही अच्छे हैं। तो अगली संधि देखेंगे हम लोग, कौन सी? पूर्व रूप संधि यहाँ हमारी खत्म हो गई। अगली संधि देखेंगे, अगली संधि है पर रूप संधि। क्या है? अगली संधि है, ये 6वें नंबर की संधि है, ठीक है। अगली संधि है 7वें नंबर की, पर रूप संधि।
अगली संधि क्या है? पररूप संधि। पररूप संधि। इसका सूत्र क्या है? एंगी पररूपम। एंगी पररूपम, ये इसका सूत्र है। ठीक है, एंगी पररूपम। सूत्र क्या है? एंगी पररूपम। तो एंगी पररूपम क्या है? इसमें और इसमें आप देख पा रहे एक ही जैसा हल्का जुल्का मिलता पूर्व रूप पर रूप। तो ये तो पहले वाला रूप था, पूर्व रूप था। अब यहाँ पर रूप क्या होता है? यहाँ भी एंगी, यहाँ पे एंग क्या है? वही एंग आपका प्रत्याहार है, उन्हीं दो वर्णों का यहाँ पे भी नियम है। ये कह रहे कि अगर आ के बाद ए आए, आ के बाद ए आए, और ये जो आ है ये अधिकांश कोई किसमें होगा? अधिकांश कोई उपसर्ग में हो सकता है, अधिकांशता कोई उपसर्ग में हो सकता है। तो जो ए है वो इस पे ही लग जाएगी। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, प्रा प्लस एजते, प्रा प्लस एजते। तो आपसे कहा था ये कोई उपसर्ग जैसा होगा और आगे ए होगा, तो ये जो ए है इस पे ही लग जाएगा। तो शब्द बन जाएगा प्रेज ते। ठीक है, प्रेज ते। तो ऐसा ही अगर आ के बाद ओ हो और ये कोई उपसर्ग जैसा हो, तो वो ओ हमारा उसी शब्द पे लग जाएगा मात्रा के रूप में। जैसे लिखा हो उप प्लस औसती, उप प्लस औसती, तो क्या हो जाएगा? उप प्लस औसती क्या हो जाएगा? उपोसती, उपोसती। इनसे बहुत ज्यादा उदाहरण नहीं पूछे जाते, 3 से 4 या 5 उदाहरण होते हैं, उन्हीं में से आपको बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे लिखा हो ए का एक और देख लेंगे। अब प्लस ए ही, अब क्या है? उपसर्ग, और ए ही इसके बाद आ गया, तो शब्द क्या बन गया? अवेही। क्या बन गया? अवेही। ठीक है, अब प्लस ए ही अवेही। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे लिखा हो जैसा कि ये, इसमें एक और देख लेते हैं। प्रा प्लस एजते था, अगर यहाँ प्रा प्लस औसती लिखा है, प्रा प्लस औसती, तो एजते था तो प्रेजते हो गया था। अब औसती है तो प्रोशती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोशती हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि पूर्व रूप में क्या होता है? आ, ए और ओ के बाद आ आता है, अर्थात ए और ओ इनके पहले होते हैं और आप का पूर्व रूप बन जाता है। जबकि यहाँ पे आपको आ पहले दिखाई देगा, ए और ओ उसके बाद में, लेकिन यहाँ कोई पूर्व रूप नहीं बनता है। वो ए और ओ की मात्रा उसी हमारे आगे वाले वर्ण पर लग जाती है। तो जब ऐसे शब्द मिले तो पर रूप संधि, और इस तरह से शब्द मिले तो आपकी पूर्व रूप संधि हो जाती है। अगली सिर्फ लास्ट संधि हमारी बची है, तो हम स्वर संधि को यहीं पे समाप्त करते हैं, मतलब कि आज ही समाप्त करते। 8वीं संधि है प्रकृति भाव संधि। क्या है? प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि। तो ये प्रकृति भाव संधि क्या होती है? इसका सूत्र है, इसका सूत्र लिख लो पहले। प्रकृति भाव संधि का सूत्र है प्लुत 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 प्रग्रह, प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम, अचि नित्यम, प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम, ये इसका सूत्र है। ठीक है, किस संधि का? प्रकृति भाव का। हमने सभी संधि के सूत्र बताए। आपसे संस्कृत में सूत्र देके पूछा जाता है कि ये किस संधि का सूत्र है, या फिर संधि देके ये पूछा जा सकता है कि इस संधि का सूत्र बताओ। तो इसका सूत्र प्लुत प्रग्रह अचि नित्यम। यहाँ एक नियम होता है, नियम ये होता है कि इदु इदु द्वेद द्विवचनम, ऐसा सूत्र मैंने, ऐसा सूत्र संज्ञा में पढ़ाया था, इदु द्वेद द्विवचनम। ये कहते हैं कि अगर यहाँ बड़ी ई और बड़ा ऊ और ए, ये कोई तीन वाले जो अंत इनका इससे हो रहा हो, या ई से अंत हो रहा हो, या फिर ऊ से अंत हो रहा हो, या ए से अंत हो रहा हो, इन तीन वाले, और वो भी किस वचन में होने चाहिए? द्विवचन में होने चाहिए। ऐसे सभी शब्दों के साथ हमारा प्रकृति भाव संधि होती है।
और प्रकृति भाव संधि का मतलब है यहाँ पे, प्रकृति भाव संधि का मतलब है यहाँ कोई संधि नहीं होती है। प्रकृति भाव संधि का मतलब लिख दे रहे, यहाँ पूछ लिया जाता। प्रकृति माने जैसा था, स्वभाव से जो प्राकृतिक चीजें थी, नेचुरल थी, तो प्रकृति भाव का मतलब है कोई संधि का ना होना, कोई संधि का ना होना। जब कोई संधि नहीं होती है तो उसे प्रकृति भाव संधि का नाम दिया जाता है। कोई संधि नहीं होती है, कोई संधि नहीं होती, प्रकृति भाव में क्या होता है, कोई संधि नहीं होती है। तो इसमें कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि हरि लिखा हो, हरि प्लस एतो, तो आपको क्या देखना है यहाँ पे कि हरि हमारा दो वचन का है और जिसके अंत में ई है। ठीक है, हरि हमारा दो वचन का है जिसके अंत में ई है, तो जैसा लिखा था वैसा ही लिखा रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, नहीं इस तरह से नहीं बनेगा। ठीक, हरि प्लस एतो, हरि एतो ऐसा ही बना रहेगा। इसका देख लेते हैं, भानु प्लस इमऊ, भानु प्लस इमऊ, नू ऊ है और दो वचन का शब्द है, ये संस्कृत में हमारे रूप में जानना पड़ता है, तो जैसा का तैसा ही लिखा रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगला एक उदाहरण और देख लेते हैं इसी का, प्रकृति भाव में एक उदाहरण और देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, गंगे प्लस अमू, गंगे प्लस अमू, कोई भी आगे शब्द लिखे होंगे। ठीक है, यहाँ हमें देखने हैं कि ई ऊ ए दो वचन के शब्द होंगे, इसके आगे अगर कुछ का मिलान हो रहा होगा, संधि हो रही होगी, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसा का वैसा ही लिखा रहेगा और इस संधि को नाम दिया जाएगा प्रकृति भाव संधि। क्या नाम दिया जाएगा, प्रकृति भाव संधि। अर्थात जब प्रकृति भाव संधि का मतलब है जब जहां कोई भी किसी प्रकार की संधि ना हो रही हो तो उन्हें प्रकृति भाव संधि कहते हैं। ये सिर्फ इन वर्णों के साथ होता है, इद्युवेद द्विवचनम, जो जिसका अंत ई से हो रहा हो, बड़ी ई से, बड़े ऊ से और ए से, वो भी ये शब्द होने चाहिए प्रथमा व्यक्ति दो वचन के। किसके, प्रथमा व्यक्ति दो वचन के। तो हमारी यहाँ पे प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। ठीक है, प्रकृति भाव संधि हो जाएगी। तो आपने देखा कि आपको संधि में आज आपको यड़ संधि पढ़ाई गई, आयादी संधि पढ़ाई गई, पूर्वरूप संधि पढ़ाई गई, पररूप संधि पढ़ाई गई और प्रकृति भाव संधि पढ़ाई गई। यहाँ आपने स्वर संधि के सभी रूप पढ़ लिए जितने होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन संधि पढ़ेंगे और ऐसी आशा करती हूँ कि संधि का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप शेयर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखने का मौका दें। आज के लिए इतना ही और अगली संधि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद देखने के लिए वीडियो। नमः संस्कृताय, नमस्ते। ठीक है।